हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। सो गाइस, जैसा आपको पता है कि यहाँ पे हम जो है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल एग्ज़ाम 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है उसका आज सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा बिल्कुल। और कंटेंट इतना मस्त होगा, ठीक है ना। और क्लासेस इतनी गजब होगी। और हाँ, अगर आपको PDF चाहिए तो यहाँ पे देखो व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, 7505890761। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस। सो गाइस, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे हमारा पार्ट 2 है ये। और देखो, पार्ट फर्स्ट पे मैंने आपको उत्तर प्रदेश का जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इतिहास, ठीक है ना, जिसमें कि यहाँ पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा की थी यहाँ पर, ठीक है ना। आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। देखो, जैन धर्म के इतिहास में भी उत्तर प्रदेश का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जैन धर्म के 24 में से 17 तीर्थंकरों का जन्म जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश की भूमि पर हुआ है। यानी कि अपना जो उत्तर प्रदेश है, अगर हम यूपी की बात करते हैं तो देखो, कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, तो यहाँ से उत्तर प्रदेश से बहुत जुड़ा हुआ है ये। जैसे कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर है, और जो 24 तीर्थकर है इसमें से जो 17 तीर्थकर हुए हैं वो प्रेजेंट टाइम में यूपी की भूमि पर, ठीक है ना, उनका जन्म हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए फिर चलिए देखते हैं वो 17 कौन कौन से हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आने की संभावना है एग्जाम में। देखो, अयोध्या 5 तीर्थकरों की जन्मभूमि। देखो, अगर हम अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या में 5 ऐसे तीर्थकर हुए हैं जिनका जन्म अयोध्या में हुआ है। और अयोध्या कहाँ पर है? वो अपने यूपी में है। अयोध्या को जैन धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है क्योंकि यहाँ 5 तीर्थकरों का क्या हुआ है? जन्म हुआ है, ठीक है। जिसमें देखो, ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ और सुमतिनाथ और अनंतनाथ। ओके, ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहा जाता है। अजीत नाथ ये सेकंड तीर्थकर है। ये चौथे नंबर के, ये 5वें और में ये जो है यहाँ पे 14वें नंबर के तीर्थकर हुए अनंतनाथ, ठीक है ना। और ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर है। जैन धर्म के संस्थापक भी इनको कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जैन धर्म का जो संस्थापक है वो किसे कहा जाता है? वो ऋषभ देव को कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे वाराणसी में, देखो अभी हमने अयोध्या की बात की थी, तो अयोध्या में जो है आपके 5 तीर्थकर हुए जैन धर्म से। अब हम वाराणसी की बात करते हैं। वाराणसी में 4 तीर्थकर का जन्म हुआ था, जिसमें कि यहाँ पे सुपार्श्वनाथ थे, चंद्रप्रभ थे, श्रेयांसनाथ थे और पार्श्वनाथ। ये 7वें थे, ये 8वें, ये 11वें और ये 23वें तीर्थकर। ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। इनके पिता जो है अशोकसेन कांसी के क्या थे? राजा थे। ओके, यहीं पे बात करते हैं अब हम श्रावस्ती। यहाँ तीसरे तीर्थकर संभवनाथ का जन्म हुआ था। यहाँ बहुत ही फेमस सोमनाथ मंदिर, जैन मंदिर भी स्थित है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि तीसरे जो तीर्थकर है संभवनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ, तो वो हुआ श्रावस्ती में, याद रखे। ओके, चलो नेक्स्ट बात करेंगे कौशाम्बी। यहाँ छठे तीर्थकर पद्म प्रभु का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कौशाम्बी के पास पभोशा प्रभास गिरी नामक स्थल पर एक प्रमुख जैन तीर्थ भी है। ओके, अब बात करेंगे हस्तिनापुर। यह भी जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ 3 तीर्थकर हुए। देखो, हस्तिनापुर से कौन कौन 3 तीर्थकर थे? एक शांतिनाथ 16वें नंबर के, एक कुंथुनाथ 17वें नंबर के, और एक अरहनाथ 18वें नंबर का उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? हस्तिनापुर में। ओके, ध्यान रखो, क्वेश्चन बन सकता है। सो अभी बात करते हैं यहाँ पे मथुरा। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का समृद्ध केंद्र था। देखो, मथुरा भी ये उत्तर प्रदेश में ये है ना। तो यहाँ पे कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का क्या था? समृद्ध केंद्र था। यहाँ के कंकाली टीला की खुदाई से जैन स्तूप और कई मूर्तियाँ मिली हैं जो जैन कला यानी कि आयाग पट के उत्कृष्ट नमूने हैं। मथुरा में 84 नामक स्थान जैनियों के लिए बहुत ही क्या है? फेमस है। बात करते हैं देवगढ़ यानी कि इसको ललितपुर भी कहा जाता है। इसे जैन मंदिरों का द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ 31 प्राचीन जैन मंदिर है जो कि चंदेल, लाजाओ और गुप्त काल के दौरान बने।
बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मौर्य काल। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के शासन को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उत्तर प्रदेश मौर्य साम्राज्य का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग था। देखो, हमने बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा की, जैन धर्म के बारे में चर्चा की, अब हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं मौर्य काल की। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है मौर्य साम्राज्य का भी एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग रहा। यहाँ पे अशोक के कुछ प्रमुख अभिलेख और स्तंभ हैं। सम्राट अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश में कई स्तंभ और स्तूप भी बनवाए। देखो, अगर हम सम्राट अशोक की बात करते हैं, सम्राट अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश में कई स्तंभ और क्या स्तूप भी बनवाए। बात करते हैं सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है, कहाँ पर है? देखो, सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है वाराणसी में है। इसके शीर्ष पर 4 सिंह पीठ सटाकर बैठे हैं। यह भारत का राज चिन्ह है। यहाँ अशोक ने धमेक स्तूप और धर्मराजी का स्तूप का क्या किया? निर्माण भी कराया। ठीक है ना, याद रखो। अब बात करेंगे प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ अभिलेख की। यह मूल रूप से कौशाम्बी में था। बाद में मुगल बादशाह अकबर इसे इलाहाबाद प्रयागराज के किले में ले आया। विशेष, इस एक ही स्तंभ पर 3 शासकों के लेख हैं। ठीक है ना, देखो 3 शासकों के जो प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख है, एक विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि इस स्तंभ पर 3 शासकों के लेख, एक अशोक का है, एक समुद्रगुप्त का और एक जहांगीर का। ठीक है ना, समुद्रगुप्त लेखक, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन हुए? मंत्री हरिसेन। जहांगीर, ठीक है, याद रखिए कौन कौन हुए, ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट, मेरठ के टोपरा, मेरठ और टोपरा सहारनपुर स्तंभ, ये दोनों स्तंभ मूल रूप से यूपी में थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक इन्हें उखाड़कर दिल्ली ले गया। देखो, मेरठ और टोपरा ये जो है यूपी के थे, लेकिन इन्हें कौन दिल्ली लेके गया उखाड़ के? फिरोज शाह तुगलक। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मेरठ और टोपरा 2 स्तंभ हुए, इन 2 स्तंभ को उखाड़कर कौन ले गया दिल्ली? वह फिरोज शाह तुगलक। अहोरा लघु अभिलेख की बात करें, यह मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। सोहगोरा ताम्रपत्र गोरखपुर की बात करें, यह मौर्य कालीन संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य के समय का अभिलेख है। इसमें काल के समय अनाज वितरण कोष्ठागार का क्या है? वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, मौर्योत्तर और कुषाण काल, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग और कुषाण वंश का प्रभाव बढ़ा। अभी देखो, हमने जो है जैन धर्म और फिर मौर्य वंश भी पढ़ लिया। अब यहाँ पे बात करेंगे हम शुंग वंश की या फिर कुषाण वंश की। ठीक है, देखो शुंग वंश, शुंग वंश की अगर हम बात करते हैं, शुंग वंश जैसे कि अयोध्या भी लेख हुआ है यहाँ पे, तो यह शुंग शासक धनदेव का है। अगर पूछे कि जो अयोध्या अभिलेख है किसका है? शुंग शासक धनदेव का है। इसमें पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है ना, ध्यान रखो। तो पूछा जा सकता है कि अयोध्या जो अभिलेख है किस वंश से संबंधित है? यह आपका शुंग वंश से संबंधित है और यह है शुंग शासक धनदेव का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कुषाण वंश के बारे में। कुषाण शासक कनिष्क ने पुरुषपुर पेशावर के अलावा मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो कुषाण शासक कनिष्क ने पुरुषपुर के अलावा मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया? वो बनाया कनिष्क ने। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन आपका बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट है मथुरा कला शैली। इस शैली का जन्म कनिष्क के समय मथुरा में हुआ। मथुरा कला जो शैली है, इस शैली का जन्म कहाँ पर हुआ? किसके समय में हुआ? कनिष्क के समय हुआ, मथुरा में हुआ। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। जैन तीर्थकर और बुद्ध की प्रथम मूर्ति मानव के रूप में इसी शैली में बनी मानी जाती है। यूपी में कुषाण जो कालीन सिक्कों के क्या है? बड़े ढेर भी मिले हैं। ठीक है ना, तो मथुरा कला शैली, इस शैली का जन्म कनिष्क के समय मथुरा में हुआ। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। ये सारी चीज़ें ध्यान रखो।
चलिए अब हम पढ़ लेते हैं गुप्त काल के बारे में। देखो, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति और कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश गुप्तों की शक्ति का मुख्य केंद्र था। देखो, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, शुंग वंश, कुषाण वंश और यहाँ पे अब देखो गुप्त काल भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से। स्थापत्य कला की बात करते हैं। भारत में मंदिर निर्माण की व्यवस्थित शुरुआत गुप्त काल से मानी जाती है। यूपी के 2 मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है, जिसमें कि भीतरगांव का मंदिर है कानपुर में, और दशावतार मंदिर है कहाँ पर, देवगढ़ ललितपुर में। देखो, जो भीतरगांव का मंदिर है कानपुर में, यह पूर्णतः ईंटों से निर्मित भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और इसमें शिखर का प्रयोग किया गया है। फिर ये दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ और ललितपुर का है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यह पंचायतन शैली में बना पहला मंदिर माना जाता है। इसकी दीवारों पर शेष शैया पर लेटे विष्णु की प्रतिमा क्या है, उकेरी गई है। ठीक है ना। चलिए अभी कुछ प्रमुख अभिलेख की बात कर लेते हैं। इससे प्रयाग प्रशस्ति, देखो कुछ प्रमुख अभिलेख जिसमें कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता है हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। भाषा इसकी संस्कृत है। ठीक है, विषय है इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का विस्तृत वर्णन। उसे भारत का नेपोलियन इसी आधार पर कहा गया था। किसको, देखो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक, देखो बस थोड़ा सा बचा हुआ है यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पर हम भीतरी स्तंभ लेख, सैदपुर गाजीपुर का है ये। यह गुप्त शासक जो है स्कंदगुप्त का है। इसमें स्कंदगुप्त द्वारा हुणों के आक्रमण को विफल करने का वर्णन है। देखो, जैसे कि कर्मकांड अभिलेख है, इसमें कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। कला है सारनाथ शैली, गुप्त काल में सारनाथ में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ, जैसे धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठे हुए बुद्ध। यह मथुरा शैली से भिन्न थी, इसमें सादगी और आध्यात्मिकता अधिक थी। ठीक है, यह है सारनाथ शैली। बात करेंगे पुष्यभूति वंश, हर्षवर्धन काल। गुप्त जो है साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक शून्यता को हर्षवर्धन ने भरा। राजधानी परिवर्तन, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर हरियाणा से कन्नौज उत्तर प्रदेश स्थानांतरित की। कन्नौज का महत्व, कन्नौज का पुराना नाम कान्य कुब्ज या फिर महोदय श्री या फिर नगर महोदय श्री था। यह गंगा नदी के तट पर स्थित था और व्यापार व राजनीति का केंद्र भी ये बन गया। ठीक है ना। कुछ धार्मिक सभाएं भी यहाँ पे लगी, जैसे कन्नौज सभा, प्रयाग महामोक्ष परिषद। ठीक है, हर्ष ने चीनी यात्री ह्वेनसांग के सम्मान में एक विशाल धर्म सभा आयोजित की। यहीं पे हर्ष हर 5वें वर्ष प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में एक विशाल दान समारोह आयोजित करता था। ह्वेनसांग 6वें समारोह में शामिल हुआ था। इसे ही वर्तमान कुंभ मेले का आदि रूप भी माना जाता है। देखो, यहाँ पे ह्वेनसांग की बात हो रही है, तो यह एक चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यूपी के कई ऐसे शहरों इसमें मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, श्रावस्ती और सारनाथ की यात्रा की और इनका विस्तृत वर्णन अपनी पुस्तक सीयू की में किया। अगर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ह्वेनसांग की पुस्तक का क्या नाम है, सीयू की। ह्वेनसांग ने यूपी के कौन कौन से शहरों की, ठीक है, यात्रा की, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, श्रावस्ती, सारनाथ, ध्यान रखो। चलिए, तो ये यहाँ पर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश का इतिहास, जो कि सेकंड पार्ट में था। मैंने कहा था इसकी 4 क्लास आएगी। ओके, 2 रह चुकी है, कंटिन्यू आ जाएगी। सो गाइस, आपको इन क्लास कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।